इंग्लिश टी20 ब्लास्ट का आज के दिन का पहला मैच जो कि मिडिलसेक्स और ग्लुचेस्टरशायर की इन दो टीमों के बीच में खेला जाएगा, जिन्होंने अपने इस पूरे सीजन के दौरान कुल टोटल 10-10 मुकाबले खेले हैं। परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी खराब रही है, क्योंकि मिडिलसेक्स की टीम अपने 10 मुकाबले में से केवल 2 मुकाबले जीत पाई है और पिछले 3 मुकाबले बैक टू बैक हार करके यहाँ पर पहुंची है। वहीं पर ग्लुचेस्टरशायर की टीम की अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो थोड़ा सा बेटर है। 10 मुकाबले खेल करके जीती 4 ही है और वो चारों के चारों मैचेस इन्होंने बैक टू बैक जीतने के बाद पिछला वाला मैच इन्होंने गंवा दिया अपना जो इन्होंने खेला था। लेकिन एक एडवांटेज इनके पास है जो कि निश्चित तौर पर है कि 10 में से 4 मुकाबले यानी कि ज्यादा मैचेस तो जीती ही है। परफॉर्मेंस इनके मिडिलसेक्स के मुकाबले बेहतर है और ओवरऑल अगर आप देखें तो दोनों टीमें एक बार आपस में ऑलरेडी इस सीजन में खेल चुकी हैं। उस मैच को भी ग्लुचेस्टरशायर की टीम ने 9 रन से जीता था और उसमें प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस रही थी उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन पिच रिपोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रेडिक्शन वीडियो को शुरू करने के लिए, वहीं से हम यहाँ पर मामले को शुरू करें तो ये मैच जो है वो नॉर्थवुड के मैदान पर खेला जाएगा 11 जुलाई को, यानी कि आज ही रात को 9:30 बजे से। और लोकल टाइम के हिसाब से तो अगर हम बात करें तो शाम को 5 बजे से मैच होगा और पूरा का पूरा जो मैच होगा धूप में ही होगा। अगर आसमान साफ होता है, चूंकि 5 बजे और इवन जब ये मैच करीब 7:30 बजे के आसपास 8 बजे के आसपास खत्म होगा ना, तो भी धूप ही रहेगी वहां पर। तो इसी वजह से टेक्निकली ये एक डे गेम है और इस मैदान पर अगर आप देखें तो साउथ ग्रुप का ये जो मैच है, इस मैदान पर ऑलरेडी 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं इसी सीजन में। दोनों के दोनों मुकाबले डे मैच ही थे और एक अच्छी खासी स्पोर्टिंग पिच यहाँ पर आपको देखने को मिली है अभी तक। जो 2 मुकाबले यहाँ पर खेले गए, जहां पर पहले मैच में तो एक लो स्कोरिंग गेम हुआ था मिडिलसेक्स और ग्लेमोर्गन के बीच में, जहां पर मिडिलसेक्स केवल 124 रन ही बना पाई, 3 विकेटें पेस ने ली, 5 विकेटें स्पिन ने ली। हालांकि पावर प्ले में केवल 38 रन बने थे, उनके विकेट तो नहीं गिरा था, लेकिन संभाल करके उन्होंने बैटिंग करी थी और उसके बाद कोलैप्स हुआ बेसिकली। उसके बाद ग्लेमोर्गन की टीम ने आसानी से उस मैच को चेस करते 128 रन बना करके 5 विकेट पर मैच को जीता, जहां पर 4 विकेटें पेस को, 1 विकेट स्पिन को मिला और इवन पावर प्ले में ही इनकी 4 विकेटें गिर गई थी। उसके बावजूद इन्होंने उसके बाद केवल 1 ही विकेट गंवाया। लेकिन इससे यह पता चलता है, और इवन अगर आप सेकंड मैच के स्कोर कार्ड को देखें, जहां पर बैटिंग कंडीशंस ज्यादा बेहतर हो गई, पावर प्ले में भी यहां पर जम के रन बने और इवन ओवरऑल में मिडिलसेक्स ने 187 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, जहां पर 8 विकेट पेसर्स लेकर के गए। हैम्पशायर की टीम ने स्कोर को चेज कर दिया, 3 विकेट से मैच को जीता। तो दोनों मैच के रिजल्ट्स को देखकर के एक बात क्लियर है कि अगर आसमान में बादल होंगे जैसा कि पहले मैच में भी हुआ था, तो रन बनाने थोड़े से मुश्किल होंगे। मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करना थोड़ा ईजी होता चला जाएगा। वही सेम चीज हमने सेकंड मैच में भी देखा, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि धूप निकली हुई थी तो बैटिंग के लिए कंडीशन ज्यादा बेहतर थी, तो वेदर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होगा और उसको देखना जरूरी होगा टॉस के बाद। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो दोनों मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें ही जीती हैं। पेसर्स का बोलबाला है, 20 विकेट टोटल मिली है, 11 पहली इनिंग में, 9 सेकंड इनिंग में। स्पिन को 8 विकेटें हैं, 5 पहली इनिंग में, 3 सेकंड इनिंग में। हालांकि स्पिनर्स के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ होता है, डिपेंड करता है कि किस टीम के पास स्पिन बॉलिंग अटैक कितनी बेहतर है और सामने की टीम जो बैटर्स हैं वो स्पिन को कितना खराब खेलते हैं, उस पर भी चीजें काफी डिपेंड करेगी। और ये चीजें भी हम आगे चल करके देखेंगे कि बैटर्स की वीकनेसेस स्पिन बॉलिंग अटैक के खिलाफ कैसी है। तो उसके पहले आपको एक चीज बता दूं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहीं पर आपको फाइनल टीमें मिलेंगी और साथ ही साथ फाइनल पिच रिपोर्ट, जिसके पहले आपको मैं वेदर के बारे में भी बता दूंगा और पिच के बारे में भी कि किस तरह की पिच है, कैसा वेदर है। उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए और फाइनल टीम के लिए भी उसके बाद जो आएगी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली जाइए डिस्क्रिप्शन ही में या तो कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर जो लिंक है उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए और तैयार रहिए अपडेट्स के लिए, जो कि आपको वहां पर लगातार मिलती रहेंगी और फाइनल टीम के लिए भी। फिलहाल तो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो बनता दिखाई पड़ रहा है और इस मैच के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया है मिडिलसेक्स की टीम ने, वो आपके सामने पिछले मैच में यही इनकी प्लेइंग 11 खेली थी। बाकी बेंच पर आपको दिखाई पड़ सकते हैं जोशुआ डी केयर्स है, सेबेस्टियन मॉर्गन है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो नव्य शर्मा है। सेबेस्टियन मॉर्गन आपको याद दिला दूं अभी अंडर 19 मैचेस में खेल रहे थे इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड की तरफ से। बाकी इनके यही 5 मेन बॉलर हैं जिन्होंने पिछले मैच में पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करी। किस किस इनिंग में, किस किस ओवर में उस इनिंग में बॉलिंग करते दिखाई पड़े, जिससे पता चलता है कि नोवा कॉर्नवेल 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर ऑलमोस्ट डेथ के करेंगे। जफर गौहर ने 1 ओवर पावर प्ले का कर दिया, बाकी मिडिल का किया। टॉम हेल्म 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के करेंगे। रेयान हिगिंस की भी उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 ओवर पावर प्ले का, 1 मिडिल का, 2 ओवर डेथ का। और ल्यूक हॉलमैन के भी अगर आप देखें तो ज्यादातर ओवर आपको मिडिल में ही करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें एक 15वां ओवर भी था। और जहां पर इनको सफलताएं मिली है ना, वहां पर स्टार का इंडिकेटर भी लगा हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद जब आप रिसेंट फॉर्म देखने हैं, ये टीम आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी 10 मुकाबले खेल चुके हैं सीजन में, लेकिन फिलहाल उस 10 मैचेस में या अभी जो रिसेंट के कुछ मैचेस हुए हैं उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही है, तो उसमें अगर आप देखने आए तो स्टीफन एस्किनाज इनके एक टॉप फॉर्म वाले प्लेयर रहे हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 94 रन बनाए, उसके पहले वाले मैच में 75 रन बनाए। तो ध्यान रखिएगा, दोनों टीमें जब आपस में भिड़ी थी ना इसके पहले इसी सीजन के अंदर, तो सेकंड लास्ट मैच था दोनों टीमों का,
जो जिसमें एक दूसरे के खिलाफ ये दोनों टीमें खेली थी, जहां पर मिडिलसेक्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। और उसी मैच में स्टीफन एस्किराजी ने 75 रन बनाए थे। तो पिछले मैच में तो बेहतर परफॉर्मेंस 94 रन की करके आ ही रहे हैं, हेड टू हेड में भी 75 रन बना करके आए हैं, तो ओवरऑल काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। इसके बाद केन विलियमसन तो बड़े नाम है, हेड टू हेड मैच में 34 रन, पिछले मैच में 25 रन, उसके पहले भी अगर आप देखें तो रन्स तो बना रहे हैं लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जितने नंबर्स आपको ये दे पा रहे हैं ना, उसके हिसाब से मोर देन इनफ है कि आप इनको टीम में लेकर के जाएं। बाकी इसके बाद आते हैं मैक्स होल्डन, ये भी शुरुआत लगातार अच्छी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 33, 37, 38 और 87 नंबर की पारियां 2 ही बार फेल हुए हैं बेसिकली। तो इसी वजह से स्मॉल लीग की टीम में आने के लिए और सिलेक्शन परसेंटेज की बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो बेस्ट ऑप्शन है टॉप के तीनों बैटर्स जो सीधे टीम में आ जाते हैं। बाकी इसके बाद जो है बेन गिडेस, इनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बीच बीच में कुछ शुरुआत में अच्छी पारियां आई थी, लेकिन पिछले जो 5 मैचेस इनके गए हैं वो काफी खराब हैं। और स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में भी उतने फिट हमारे बनते नहीं, जो कि हमारे पास ऑप्शन रियान हिगिंस का भी है, जो ना सिर्फ एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं बल्कि परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। हालांकि पिछला वाला मैच जो ग्लूचेस्टरशायर के खिलाफ खेला तो उसमें तो नहीं चले थे, 16 रन बनाए तो कोई विकेट नहीं लिया था, लेकिन पिछला मैच 4 रन और 2 विकेट का रहा है। और ऑलराउंडर हैं, नंबर 5 पर बैटिंग भी करते हैं, तो बैटिंग भी इनकी यानी लगभग तय होती है। बॉलिंग तो पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ ही रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप इनको मिस नहीं कर सकते। लीस डुप्ला जो टीम के कप्तान भी हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, पिछले मैच आप देखेंगे बॉलिंग करते हुए विकेट नहीं है, लेकिन केवल एक बॉल इन्होंने करी थी नोआ कॉर्नवेल की जगह पर, लेकिन निश्चित तौर पर आपको बॉलिंग तो करते दिखाई नहीं पड़ने वाले। ग्रैंड लीग में आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं, ना सिर्फ इनको बल्कि बेन गिडिस को भी अलग अलग टीमों में रोटेट कर सकते हैं, किसी टीम में मैक्स होल्डिंग की जगह पर, किसी टीम में केन विलियमसन की जगह पर। लेकिन स्मॉल लीग के लिए उतने बेहतर ऑप्शन है नहीं। बाकी जोई क्रैकनेल का भी वही हाल है, काफी नीचे बैटिंग करते हैं। हालांकि जब टॉप ऑर्डर पर मौका शुरुआत में मिल रहा था ना, तो काफी खतरनाक खेल रहे थे, तो उनका बैटिंग ऑर्डर वो देखना काफी जरूरी होगा। अगर इनको बाई चांस प्रमोशन मिलने का कोई चांस बनता दिखाई पड़ता है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जो डिफरेंशियल प्लेयर बनेंगे, यानी कि ना सिर्फ स्मॉल लीग की टीम में बल्कि ग्रैंड लीग की टीम में भी आएंगे। और उसके बाद आते हैं ल्यूक हॉलमैन, जो कि लेग स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, परफॉर्मेंस भी काफी ओवरऑल ठीक ठाक रही है। हालांकि हेड टू हेड मैच में नहीं चले थे, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछला मैच भी काफी अच्छा गया है, तो इनको सीधे टीम में लेकर के आना है। बाकी जफर गौहर पिछले मैच में तो नहीं चले, काफी पिटाई भी हुई थी, लेकिन जब ये ग्लूचेस्टरशायर के ही खिलाफ खेले तो 3 विकेट लेकर के गए थे। ये भी काफी अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ऑप्शन है। बाकी टॉम हेल्म तो एक टॉप बॉलर है इस टीम के, जिनको आप मिस नहीं कर सकते। बाकी नोआ कॉर्नवेल भी लगातार 4 ओवर कर रहे हैं, पिछले दोनों मैच पर 2-2 विकेट हैं, तो हेड टू हेड में भी 2 विकेट लिया था और पिछले मैच भी 2 विकेट लिया था, तो ये भी एक शानदार ऑप्शन बन जाते हैं। तो बाकी बेंच के भी जो प्लेयर्स हैं उसमें आपको ने अभी सेबेस्टियन मॉर्गन के बारे में बताया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा अगर खेलते हैं तो। हालांकि उनको तो अभी आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन जब आप रिसेंट फॉर्म देखते हैं ना, तो इस टीम की तरफ से आपको 4 और 4 8 प्लेयर ऐसे हैं जो आपकी टीम में आने लायक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन 8 के 8 प्लेयर तो आप लेकर के जाएंगे नहीं, जो कि इस टीम के ओवरऑल परफॉर्मेंस भी पूरे सीजन के दौरान काफी खराब रही है। हेड टू हेड में भी ये टीम हार करके आ रही है ग्लूचेस्टरशायर के खिलाफ, और वैसे भी किसी एक टीम की तरफ से 8 प्लेयर लेकर के जाना वो बनता भी नहीं। लेकिन क्या उन 8 के 8 प्लेयरों में से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको आप ड्रॉप कर पाएं? उसके लिए अगर आप आए और हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टीफन एस्किनाजी ने स्टिंग के खिलाफ ओवरऑल जबरदस्त खेला है हमेशा से, और इस सीजन का भी एक मैच जो खेला था उसमें काफी बेहतरीन पारी खेली, वो आपको ने पीछे बताया, तो इनको मैं आपको ड्रॉप करने को सजेस्ट करूंगा नहीं। सेम केन विलियमसन को भी लेकर करेगा, जिनके एक मैच में 34 रन है, मैक्स होटल के साथ में 166 रन है, 27 का एवरेज है। एक अच्छा ऑप्शन दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से एक हिंट मिलता है, चूंकि अगर आप बाकी नामों की तरफ जाना है तो रियान हिगिंस चूंकि ऑलराउंडर हैं और जो यूटिलिटी लेकर के आते हैं, इनको मिस करना वो ज्यादा रिस्कियर है देन कि आप मैक्स होल्डन के साथ वो रिस्क लेकर के जाएं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो लीस डुप्ला और जोई क्रैकनेल तो ऐसा ऑप्शन है भी नहीं, काफी नीचे बैटिंग करते हैं। लेकिन ल्यूक हॉलमैन, जिनके 9 मैच में हेड टू हेड में 13 विकेट हैं, बल्ले से रन भी बनाते हैं। जफर गौहर, जिन्होंने हेड टू हेड के इसी सीजन में एक मैच खेल करके 3 विकेट लिया, और टॉम हेल्म, जिनके 11 मैच में 12 विकेट हैं, इनको भी ड्रॉप करना निश्चित तौर पर उतना बेहतर ऑप्शन होगा नहीं। लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें टॉम हेल्म को, तो इस टीम के खिलाफ इन्होंने जो 12 विकेट ली उसमें से 8 विकेट सेकंड इनिंग के दौरान है, 4 विकेट पहली इनिंग के दौरान है। लेकिन यहाँ पर जैसी पिच मिल रही है वो पहले इनिंग में पेसर्स को ज्यादा हेल्प कर रही है, तो वहीं पर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि नोआ कॉर्नवेल के भी 2 मैच पे 3 विकेटें हैं, जो पहली इनिंग में तो नहीं लेकिन सेकंड इनिंग में बेहतर करते दिखाई पड़े हैं। ओवरऑल देखना ये पड़ेगा कि किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग है, उसके तौर पर हम तय कर पाएंगे। लेकिन उन 8 प्लेयरों में से 1-2 प्लेयर तो हैं जिनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। एक तो मैक्स होल्डन है, दूसरा नोआ कॉर्नवेल है, जो पिछले वाले मैच अनफिट हो गए थे। लेकिन जब वेन्यू के आंकड़े देखते हैं, यहाँ से कुछ क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो स्टीफन एस्किनाजी इस मैदान पर 4 मैच 221 रन बना चुके हैं, 94 का हाईएस्ट स्कोर है,
यहाँ पर लेकिन केन विलियमसन के 2 मैच में केवल 50 रन हैं, मैक्स होल्डरिंग के 3 मैच में केवल 51 रन हैं। वहीं पर बेन गिडिस तो निश्चित तौर पर स्मॉल लीग में बनते भी नहीं। रियान हिगिंस के 4 मैच में 68 रन है, 24 का हाईएस्ट स्कोर है। विकेट नहीं है क्योंकि बॉलिंग इनसे कराया नहीं गया है, लेकिन अब जो फॉर्मेशन के साथ ये टीम आ रही है वहां पर अगर ये बॉलिंग करने के चांसेस हैं तो आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। बाकी केन विलियमसन को भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि टीम में जरूर रखिए। बाकी जोय क्रैकनेल बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, लेकिन ल्यूक हॉलमैन के 4 मैच 75 रन है, 3 विकेटें हैं। पहली इनिंग में 1 विकेट है, सेकंड इनिंग में 2 विकेटें हैं। तो निश्चित तौर पर और परफॉर्मेंस थोड़ी सी अगर आप देखें ना तो एवरेज टाइप की है पर मैच 1 विकेट के हिसाब से, लेकिन स्टिल इनको मिस करना आपको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी जफर गौहर इस मैदान पर 2 मैच खेल करके 1 विकेट ले चुके हैं। टॉम हेल्म के इस मैदान पर 4 मैच 5 विकेट, नोवाक कॉर्नवेल के 2 मैच पर 3 विकेटें हैं। तो ओवरऑल जो कंडीशंस हैं, अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी तो हम स्पिनर्स को प्रेफर करेंगे इस टीम की तरफ से, जिसमें से टॉम हेल्म को तो दोनों इनिंग की बॉलिंग में लेकर के जाएंगे, लेकिन नोवाक कॉर्नवेल को पहली इनिंग की बॉलिंग में, जफर गौहर को सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, और ल्यूक हॉलमैन को लेकर के कोई डाउट हमको रखना है नहीं। रियान हिगिंस भी हमारी टीम में होंगे और दोनों ओपनर्स तो टीम में होंगे। तो ओवरऑल मेरा जो कंक्लूजन है वो आपके सामने है कि कौन से प्लेयर मेरी टीम में कब होंगे और क्यों होंगे, वो चीज आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी अभी आगे आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि स्टीफन एस्किनाजी सामने के जो बॉलर्स हैं उसमें से मर्चेंट डी लांगे एक ऐसे बॉलर जो फिलहाल पिछला मैच तो नहीं खेले थे, लेकिन उन पर थोड़े से परेशान हुए, लेकिन बाकी बॉलर्स को काफी बेहतर खेले हैं अच्छे खासे तौर पर। बाकी केन विलियमसन अजीत डेल पर एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी बेन गिडिस हैं जो ग्रीम वान बुरेन पर एक बार आउट हैं, 2 बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर विकेट दे चुके हैं, तो वो इनकी एक कमजोरी है। बाकी मैक्स होल्डन बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी जो कि सामने की टीम में है या नहीं वो तो आगे हम देखेंगे। और बाकी ये जो पर्टिकुलर बॉलर्स हैं उनकी गेंदों पर भी नंबर इनके कुछ खास अच्छे हैं नहीं, उसी वजह से आपने देखा था कि हेड टू हेड में भी और वेन्यू पर भी बहुत अच्छा ये नहीं चले हैं। बाकी लीस डुप्लॉय और रियान हिगिंस के भी प्लेयर बैटल का डेटा देखेंगे तो निश्चित तौर पर स्पिनर सिस्टम के खिलाफ इंपॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिकली ऑफ स्पिनर जो कि लेफ्ट हैंडर्स काफी सारे इस टीम के अंदर हैं, और साथ ही साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी वो काफी जरूरी होते हैं जब मिडिल सेक्स के खिलाफ किसी बॉलिंग अटैक को उतारना होता है। और ऐसे बॉलर सामने की टीम है या नहीं तो निश्चित तौर पर ग्रीम वान बुरेन तो हैं जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, लेकिन कोई अगर आप देखें ना प्रॉपर लेग स्पिनर नहीं है। लेकिन डार्सी शॉट जरूर है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर जो कभी कभी बॉलिंग कर रहे हैं, फिलहाल रेगुलर बॉलिंग कर नहीं रहे। बाकी बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है और उसमें मैट टेलर, डेविड पेन जैसे 2 बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी जो कि इस टीम के खिलाफ यानी कि मिडिल सेक्स के खिलाफ हमेशा जरूरी होते हैं। और बॉलिंग कर कौन रहा है इनकी तरफ से अगर आप देखें तो काफी सारे चूंकि बॉलिंग ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी देखेंगे तो डेविड पेन ने पिछले मैच में 4 ओवर किया था, जोस सॉ ने पिछले मैच में 4 ओवर किया था, ना सिर्फ पिछले मैच में उसके पहले वाले मैच भी पूरे 4-4 ओवर किए थे, 2 से 3 ओवर पावर प्ले के, 1 से 2 और डेथ के। तो ये दोनों तो सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं। अजीत डेल भी 3 से 4 ओवर करते दिखाई पड़ रहे हैं लगातार, लेकिन ज्यादातर ओवर्स आपको मिडिल में करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी मैट टेलर भी आपको लगातार 4-4 ओवर करके दे रहे हैं, जिसमें से मिडिल ओवर्स में शुरुआत करते हैं खत्म करते हैं डेथ में। तो मैट टेलर के साथ साथ जोस सॉ और डेविड पेन ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें ग्रीम वान बुरेन है ये भी हैं और अजीत डेल भी हैं जो कि बॉलर के तौर पर खेल तो रहे हैं, लेकिन जहां पर ये बॉलिंग करते हैं ना वहां पर इस पिच पर उतने सूटेबल बनते दिखाई नहीं पड़ रहे। बाकी ओली प्राइस और बेन चार्ल्सवर्थ तो अगर आप देखें तो पार्ट टाइमर्स हैं, उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी अगर आप चाहें तो रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें तो यहां से भी दिखाई पड़ता है कि माइल्स हैमंड का फॉर्म वो काफी इनकंसिस्टेंट है, तो उतने बेहतर तो दिखाई नहीं पड़ रहे। केवल बीच में यहाँ पर एक 48 की पारी है, यहाँ पर एक 37 की पारी है, यहाँ पर एक 25 की पारी है, लेकिन डार्सी शॉट पिछले दोनों मैचेस कमाल का खेल करके आ रहे हैं, इवन पूरा टूर्नामेंट ही। और हेड टू हेड वाले मैच में भी 83 रन की पारी इन्होंने खेली थी। बाकी कैमरून बैंक्रॉफ्ट जो बड़े एक और नाम है ऑस्ट्रेलिया के, ये भी अगर आप देखें तो पूरा सीजन काफी ठीक ठाक सा ही गया है, एबव द एवरेज, और हेड टू हेड में भी 30 रन की नबाद पारी खेल करके आए हैं। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से मेरे हिसाब से होंगे। बाकी चाहे आप जैक टेलर की बात कर लें जो कि कंसिस्टेंसी के साथ दिखाई नहीं पड़ते, और इवन अगर आप देखें ओलिवर प्राइस को भी तो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए रिसेंट मैचेस में। बेन चार्ल्सवर्थ भी जब शुरू में बॉलिंग कर रहे थे तो इंपॉर्टेंट थे, अब बॉलिंग थोड़ी कम कर रहे हैं तो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन ग्रीम वान बुरेन जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो डिफरेंट तौर पर अच्छा ऑप्शन होंगे। हेड टू हेड वाले मैच भी 1 विकेट लिया था, पिछले मैच भी 1 विकेट लिया था, लेकिन चूंकि इस टीम के पास डेविड पेन और मैट टेलर के साथ साथ एक और बॉलर जो जोस सॉ है जो कि ना सिर्फ अच्छी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, बल्कि पावर प्ले की बॉलिंग और डेथ की बॉलिंग, स्पेसिफिकली डेथ की बॉलिंग, यही तीनों मिलकर के करते हैं। तो ये तीनों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है जिनको टीम में लेकर के जाना है। तो इन तीनों के साथ 2 बैटिंग ऑप्शन है जो कि बेस्ट दिखाई पड़ते हैं। बाकी बेंच पर भी जो नाम है उनके भी आंकड़े आप रिसेंट के देख सकते हैं, लेकिन एक बात तो कम से कम क्लियर है कि इस टीम की बैटिंग
वो थोड़ी-सी कमज़ोर ज़रूर है, अगर आप कंपेयर करें ओवरऑल। हालाँकि जो सामने मिडिलसेक्स की बैटिंग है, वो तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो कंपैरिज़न अगर आप लेकर के आएँगे तो जैसी बॉलिंग यहाँ पर है ग्लुचेस्टरशायर की तरफ, मिडिलसेक्स की टीम एक बार फिर से मुझे कमज़ोरी दिखाई पड़ रही है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आपके सामने हैं, जहाँ पर माइल्स हैमंड के आंकड़े बहुत अच्छे हैं सामने वाली टीम के खिलाफ, 32 का एवरेज है, तो एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी डार्सी शॉर्ट ने तो इसी सीजन में 83 रन की पारी खेली, ओवरऑल 2 मैच में 131 रन है। बाकी कैमरन बैनक्रॉफ्ट के भी 5 और 182 रन है, 87 का हाईएस्ट स्कोर है। बाकी ओली प्राइस के 5 में से 6 विकेटें भी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ध्यान रखिएगा ये ऑफ स्पिन बॉलर हैं, तो इसी वजह से ये काफ़ी अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बन जाते हैं आज के इस मैच के। खास करके ध्यान देने वाली बात है कि सामने की टीम में जो लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं उनके खिलाफ शायद इनको ट्राई जरूर किया जाए। हालांकि जैसी ये पिच है उसका भरोसा मुझे थोड़ा-सा कम दिखाई पड़ता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ चूँकि आंकड़े बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है मौका मिल जाए। आजकल टीमें जो हैं वो आंकड़ों पर काफ़ी खेलती हैं, तो वो एक वहाँ से मौका बनता है जहाँ पर आप इनको डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ग्रीन वैन बुरेन के भी 8 में से 3 ही विकेटें हैं हेड टू हेड में, लेकिन मैट टेलर हो गए, डेविड पेन हो गए, जोस हो गए, इन तीनों के आंकड़े आपको हमेशा बेहतरीन दिखाई पड़ेंगे स्टिंग के खिलाफ। मर्चेंट डी डिलांगे भी हैं जो कि अच्छा खेलते रहे स्टिंग के खिलाफ, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा वेन्यू के भी आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जहाँ पर इसी मैदान पर माइल्स हैमंड के एक मैच में 59 रन है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। डार्सी शॉर्ट और कैमरन बैनक्रॉफ्ट के साथ-साथ जिनको आप टीम में लेके जा सकते हैं, हालांकि वो दोनों इस मैदान पर नहीं खेले, लेकिन ओलिवर प्राइस ने इसी मैदान पर 3 विकेटें ले रखी हैं, तो इसी वजह से डिफरेंशियल ऑप्शन बनते हैं। और सामने की टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं भी, और बाकी प्लेयरों के आंकड़े देखेंगे तो या तो खेले नहीं है ज़्यादा मैचेस, या तो अच्छे आंकड़े हैं नहीं। लेकिन फिर भी जो भी अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर देखा और समझा, उससे क्लियर कट अगर आप देखें ना, तो जो टीम ग्लुचेस्टरशायर की है वो ज़्यादा बेहतर और डोमिनेटिंग दिखाई पड़ रही है। बाकी इनके जो बैटर्स हैं, इनके अगर आप आंकड़े देखने आए प्लेयर बैटल के, तो माइल्स हैमंड हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर काफ़ी फंसते हैं, जिसमें जफर जोगोर भी एक बार आउट कर चुके हैं इनको। बाकी ल्यूक हॉलमैन और नोवा कॉर्नवेल ओवरऑल स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं खेलते। बाकी कैमरन बैनक्रॉफ्ट का भी वही हाल है, ल्यूक हॉलमैन पर एक बार आउट हो चुके हैं, हालांकि रन बनाए हैं। रियान हिगिन को भी ठीक ठाक खेला है। ओली प्राइस ये भी लेग स्पिन पर फंसते हैं। बाकी जफर गौहर और ल्यूक हॉलमैन, तो सामने की टीम में जो ल्यूक हॉलमैन नाम का एक ऑप्शन है ना, और इवन जफर गौहर का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ता है इस टीम के खिलाफ, खास करके अगर बॉलिंग पहली इनिंग सेकंड इनिंग कभी भी हो। डार्सी शॉर्ट को कोई आपको प्लेयर बैटल का डेटा मिलेगा नहीं, पिछला मैच भी शानदार खेल करके रहे, वहां पर भी नॉट आउट हुए थे, तो कोई बॉलर आउट नहीं कर पाया था। बाकी यहाँ पर जैक टेलर और यहाँ पर बेन चार्ल्सवर्थ हैं, तो लगातार आपको स्पिन बॉलर्स इस टीम के खिलाफ काफी इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ये बात भी क्लियर है कि मिडिलसेक्स के खिलाफ ग्लुचेस्टरशायर की टीम ही ज्यादातर बेहतर दिखाई पड़ रही है, जो डोमिनेटिंग फैक्टर, जो कि आज इस मैच को जीतेगी। बाकी डार्सी शॉर्ट और केन विलियमसन ये दो सबसे बेस्ट और कॉमन कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जिसमें 3 डिफरेंशियल ऑप्शन भी हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी फाइनल टीम क्या बनेगी आज के इस मैच के, वो तो हमारा निश्चित तौर पर टॉस के बाद ही तय हो पाएगा, पिच रिपोर्ट को देखने के बाद। तो वो पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर मिल जाएगा, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। उससे इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए। तो ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।